अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये आज की जो वीडियो है, ये ख़ास वीडियो है। ये किसी एक स्क्रिप्ट के बारे में नहीं है। ये मेरे जितने फेवरेट स्क्रिप्ट हैं उनमें से हाफ स्क्रिप्ट को मैंने आज कवर किया। यानी कि आज मैं 17 स्क्रिप्ट का अपना आइडियल बाइंग लेवल लूँगा। मेरा तरीका ये नहीं है कि मौजूदा रेट्स के ऊपर मैं कोई चीज़ बाई करता हूँ। मैं ना डे ट्रेड करता हूँ, ना मैं इसमें बिलीव करता हूँ। डे ट्रेड को मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं इसको जायज़ नहीं समझता। मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, मैं उसमें रहूँगा, मैं उसका एक किस्म का पार्टनर बन जाऊँगा। मुझे कई लोगों से मैंने मशवरा किया जो फ्यूचर में खेलते हैं, वो तो मैं 100% कहूँगा कि वो ना आप ओन करते हैं, ना आपने लिया, ना आपके पास है और आप सेल कर रहे हैं। ये मैं इसको बिल्कुल ऐसे समझूंगा कि भाई ठीक है, अगर आप अमेरिका में बैठे हैं तो वहाँ पे तो आप घर बैठ के घोड़ों की रेस के ऊपर जुआ लगा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग फ्यूचर में भी गेम प्ले करते हैं। मैं उस पे एग्री नहीं करता। मैं डे ट्रेड को भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि डे ट्रेड में ये है कि मुझे बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज जिनको मैंने कन्विंस किया कि भाई ये 20-30 पैसे 50 पैसे पे तुम्हारी तवज्जो है, वाई डोंट यू गो फॉर 10 months 9 months अ ईयर इन्वेस्टमेंट। और मैं अब तक दर्जन से ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ जो मेरे ही लाइन के ऊपर 15-20 साल से चल रहे हैं। अब आ जाए आज के फॉर्मेट को, हम ऑलमोस्ट लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी। जो मैंने एक किस्म का सवाल किया था अपने ऑडियंस से, यंग स्टूडेंट से, अपने सुनने वालों से, कि आप मुझे बताएं कि डॉलर रेट नीचे क्यों आ रहा है। आप में से अक्सरियत ने जो जवाब दिया वो ये था कि फॉरेन एक्सचेंज पर मंथ 2 बिलियन आ रहा है या 2 बिलियन से ओवर है। एक्सपोर्ट किसी ने कहा हाई जा रही है, किसी ने कहा कि बाहर से रेमिटेंस ज़्यादा आ रही है। मैं इन सारे फैक्टर्स को इम्पोर्टेंट समझता हूँ, लेकिन जो मुझे वजह समझ आई है अब तक, जो गहराई से मैं सुनता हूँ न्यूज़ को, या जिसे कहते हैं ना, मेरा विजन फॉरेन चैनल्स के ऊपर भी है, और फॉरेन चैनल्स के ऊपर ख़ासूसी तौर पे पाकिस्तान का कोई ना कोई टॉपिक चल रहा होता है। और उनकी टीवी चैनल्स की गाइड भी मिलती है ऑनलाइन। टीवी चैनल्स की गाइड मिलती है, उसमें तमाम जो 15 डेज बाद में आने वाले प्रोग्राम होते हैं ना, वो पहले से अनाउंस होते हैं। हमारी तरह नहीं है कि आज प्रोड्यूसर बैठा, उसने कहा जी कल हम ये प्रोग्राम करेंगे, इस टॉपिक पे करेंगे। ये ऐसे नहीं होता। 15-15 दिन पहले टीवी गाइड इशू हो जाती है 270 चैनल्स की, जो ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं उसमें अल जज़ीरा को, CBC, ABC, NBC, इन चारों को तवज्जो से सारा मुकम्मल देखता हूँ, और जो प्रोग्राम हो मैं अपने मोबाइल के ऊपर उसको टाइमिंग फिक्स करके लगा देता हूँ। वो पहले 15 मिनट पहले बीप 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 करने लग जाता। जो मेरी गहराई की स्टडी कहती है वो ये है कि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड इशू किए थे। दुनिया भर में पाकिस्तानी भी बैठे हैं इन्वेस्टर, दूसरे मुल्कों में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी ठीक ठाक पैसे वाले हैं। ख़ास तौर पे PTI के सपोर्टर बहुत हैं।
$2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इशू किए थे। उसका मतलब है कि जैसे आप जाके कौमी बचत से पैसे देके 3 साल के लिए बॉन्ड ले लेते हैं, इनामी बॉन्ड नहीं, ये जो कौमी बचत के बॉन्ड्स हैं, या 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 10 साल का भी मिलता है। आपने पैसे दे दिए, कौमी बचत उसको यूज़ करे, बेशक प्रॉपर्टी में, बेशक उसको फॉरेक्स में यूज़ करे, बेशक उसको अपने गवर्नमेंट को लोन दे। अब $2.5 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। ये पाक रुपीज़ में आप हिसाब करने लगे तो आम छोटा हमारा मोबाइल का कैलकुलेटर वहाँ पे काम नहीं करता। मैं आपको इसकी गहराई में ये बताऊं कि 2.5 बिलियन छोड़ $5.25 बिलियन की कमिटमेंट मिल चुकी है। 2.5 बिलियन जो इनिशियली अनाउंस था वो पैसा आ चुका आपके कौमी खजाने में। वो है 3 साल के लिए भी दिया गया, 6 साल के लिए भी दिया गया, 10 साल के लिए भी दिया गया और 30 साल के लिए भी दिया गया। आप इस चीज़ को ऐसे समझें कि पीटीआई ने अपने हाथ में कैश उसके हाथ में आ गया, वो ख़जाने में आया, आपके फॉरेन रिजर्व ऊपर चले गए। जो इम्पोर्ट वो होता है, जो आप चीज़ें मंगवाते हैं वो भी डॉलर से मंगवाते हैं। जो आप एक्सपोर्ट करते हैं वो है 25, 26, 27 बिलियन डॉलर की। इंपोर्ट आपकी है 40 बिलियन से ऊपर। वहाँ पे आपका डेफिसिट है 15 बिलियन डॉलर का। आपने चीज़ें खरीदनी छोड़नी नहीं। आप अपने तौर पे मुहिब वतनी का सबूत ऐसे दे सकते हैं कि बाहर की इंपोर्टेड चीज़ें खरीदना छोड़ दें। वो जो 15 बिलियन का डेफिसिट है वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट इन टैक्सेस से पूरा करती है, सेल्स टैक्स से पूरा करती है, और जितनी और कलेक्शन होती है, बेतहाशा कलेक्शन होती है। आप ये ना समझें कि हम गरीब मुल्क हैं, गरीब मुल्क नहीं है। मसला तब है जब आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी के पुर्जे बेच बेच के खाता रहा, वो निकाल निकाल के चीज़ें बेचता रहा, आपने उसको छुट्टी करा दी। अब आपने नया ड्राइवर रखा, नया ड्राइवर आए तो गाड़ी ना स्टार्ट हो, कभी कार्बोरेटर का मसला है, कभी रिंग पिस्टन का मसला है, कभी मोबिल कम हो गया है। ये गाड़ी की मरम्मत होगी, मुकम्मल ओवरऑल होगी तो मसले सीधे होंगे। आपकी गवर्नमेंट की राह में रुकावट है आपकी अदालतें, आपकी गवर्नमेंट की राह में रुकावटें डाल रही है अपोजिशन, और आपकी गवर्नमेंट की राह में रुकावटें डाल रही हैं सेनेट। अब तो सेनेट का भी मसला हल हो गया। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि ये डॉलर वक्ती तौर पे नीचे आया है, मेरा अंदाज़ा है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरे असेसमेंट गलत हो सकती है, क्योंकि साथ का साथ वो डेफिसिट आपके सर पे खड़ा है इंपोर्ट का, जो इंपोर्ट 40-42 बिलियन डॉलर की है। तेल तो आपने खरीदना है, आपके यहाँ रिफाइनरीज तमाम तेल बाय करेंगी, क्रूड ऑयल, और वहाँ से 5, 10, 15 चीज़ें निकाल के वो अलग-अलग करके बेचेंगी। अब रिफाइनरीज को इसलिए प्रॉफिट नहीं हो रहा कि कभी क्रूड ऑयल चला जाता है 40 पे, कभी चला जाता है 60 पे, 20 पे भी गया है, 15 पे भी गया है। तो जो रिफाइनरीज 3 महीने पहले जो बुक करती हैं वो हाई रेट पे था, जब रेट नीचे गया तो भी उन्हें नुकसान हुआ, जब ऊपर जा रहा है तो वो फिर ज़्यादा पे कर रही हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल वो होता है कि आप इसमें फंस गए हैं। अब अगर हम फंस गए हैं
तो इसमें अगर हमें तीन चार चीज़ें बहुत बेनिफिशियल इस वक्त हो रही हैं। एक, अगर आपकी टर्की और ईरान से एक्सपोर्ट शुरू हो जाए बाय ट्रेन, जो कि अभी शुरू नहीं हुई, अगर ये ट्रेन चल पड़ी तो आपका डेली के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स बेइंतहा डेली के निकलेंगे। और आप कोशिश करें कि बाहर की एक्सपेंसिव फॉरेन आइटम्स परचेज ना करें। स्टोरों को पता हो कि इनकी सेल कम हो रही है। ये वजूहत है कि डॉलर 153 पे आ गया, ये खुशाइंद है। अभी अजरबैजान ने आपके ये जो थंडर फाइटर प्लेन है, वो उन्होंने पेमेंट उन्होंने देनी है आपको इस वक्त उधार पे, पेट्रोल और गैस आपको अजरबैजान से आनी है, वो भी आपके रनिंग कैश में अवेलेबल होगा अमाउंट। सऊदीया से बेहतर शराइत पे आ रहा है। ये जो डॉलर 153 पे मेरे हिसाब से वक्ती है, एक दो माह की गेम है। जैसे इसके ऊपर प्रेशर आएगा इंपोर्ट बिल का, जो कि इस दफ़ा 42-43 बिलियन नहीं होना, क्योंकि तेल अजरबैजान से आना है और उसकी पेमेंट आपकी डेफर्ड है। डेफर्ड का मतलब वो आपने बाद में देनी है। लेकिन पाक रुपीज़ में हर पेट्रोल पंप सबको, पीएसओ को, शेल को, सबको पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ से देगी जो अजरबैजान से आएगा। अब आ जाए कि ये कब तक ऐसे रह सकता है। ये मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी इसलिए नहीं ले सकता कि जैसे ही हमारी मुश्किलात में कोई एक चीज़ इजाफा करती है तो वो डॉलर पर प्रेशर आता है, तो डॉलर इसी छोटी मोटी वजूहात की वजह से ऊपर जाता है। बाकी डॉलर की इस वक्त आपके पास फॉरेन रिजर्व भी इस वक्त अच्छे हैं। जो पैक्ट या अंदरून खाने जो हमारे तीन मुल्कों का आपस में तय हुआ है, वो ये है कि डॉलर को डिच किया जाए। डॉलर को डिच करने को तैयार हो गया चाइना, रशिया, पाकिस्तान। अब चाइना से तो हम ऑलरेडी येन में या पाक रुपीज़ में ट्रेड कर रहे हैं। चाइना ने एक पाकिस्तानी फ्रोज़न फूड, फ्रोज़न मीट की बाइंग भी शुरू कर दी है, और वो थोड़ी क्वांटिटी नहीं है, ह्यूज क्वांटिटी है। ह्यूज क्वांटिटी का मतलब है कि आपकी ये जो कंपनी है वो सप्लाई नहीं दे सकती, इतनी क्वांटिटी है। सो इन मीट की कंपनीज जो 3, 4, 5 हैं, इन सब की हौसला अफजाई होगी। और वो सिर्फ एक से नहीं लेंगे, वो 4 कंपनियों से लेंगे। वो चारों कंपनियां कराची में लगी हैं। एक तो कैनन हो गया, एक सूफी हो गया, बहुत सारी हैं, 4-5 हैं। कुछ के प्रोडक्ट थोड़े हैं। ये 3-4 जो कंपनियां, इनकी रेंज बहुत वाइड है और इनके प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। अब आ जाए, ये जो चाइना को जाएगा तो चाइना से हमें जो पेमेंट आएगी वो या पाक रुपीज़ में आएगी या येन में आएगी। अब ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि ये कंपनी ने मुआहदा क्या किया। अब मैं इस वक्त मौजूदा जो आज की सिलसिले में जो पर्सनल अपनी बाइंग कर रहा हूँ, जो मेरे फेवरेट स्क्रिप्ट्स हैं, उनमें मैं डिवाइड करूँगा स्क्रिप्ट्स को। जो आज मैं 17 को डिस्कस करूँगा, उनमें 7-8 स्क्रिप्ट में मेरी कंटिन्यूस बाइंग है। मेरी बाइंग ऐसे नहीं है जो मैं अभी जल्दी कर रहा हूँ। मैं टोकन के तौर पे 100 की बाइंग कर रहा हूँ, जस्ट टू हैव इट ऑन। क्योंकि मैंने जब डिविडेंड ले लिया, मैं तकरीबन सारी चीज़ बेच देता हूँ, जितने पे भी हो, या थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि ये ऊपर जाना नहीं जाना। मुझे मौजूदा सूरत हाल में नज़र नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये
42,000 पे चली गई तो आप सब लोगों की मुरादें भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन 42,000 से खुदारा ना गिरे। अगर अल्लाह ताला की मर्जी हुई तो 42,000 से गिरने से कोई नहीं बचा सकता। जो मैं इस वक्त स्किप्स में बाइंग कर रहा हूँ वो मैं अलाइड बैंक में भी 100 मैंने बाई किया 2-3 दिन पहले। मीज़ान बैंक में भी मैंने 100 बाई किया। मेरा बताने का मकसद है कि जब मैं आपसे कहता हूँ कि स्लोली स्मूथली आराम से बाय करें, अभी जल्दी ना करें। अभी आपने बाय नहीं करना। मैं सिर्फ बाइंग का एक टोकन के तौर पे लगा रहा हूँ कि ये पहला मैंने 100 बाय किया मीज़ान बैंक में। इंडस मोटर में मैंने सिर्फ 50 लिया। यूपीएल में मैंने 100 लिया। टोकन के तौर पे एक निशानी लगा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने शुरू किया। मेरी जो पीरियोडिक ट्रेड में एक टोकन पे लग गया कि यहाँ से मैं इसकी बाइंग शुरू कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पलीफाई इसलिए अपनी कर रहा हूँ कि मैं 7-8 में फिर टोकन के तौर पे बाइंग शुरू कर दी मैंने इस वीक में। बिफोर मैंने 100 लिया। एमसीबी मैंने सिर्फ 100 लिया 117 पे, जो 2 दिन पहले था। सॉरी, एमसीबी नहीं, बिफोर 117 पे लिया। बिफोर मैंने 170 पे भी लिया 100। मैंने 100 बाई किया है 360 पे पॉल का मैंने 100 बाई किया। ये मैंने इसका मुझे डिविडेंड आ चुका है। ओजीडीसी मैंने 100 बाई किया 98 पे। ईपीएल मैंने 90 पे भी बाई किया, 88 पे भी बाई किया। ये इसकी बाइंग ये रेंज नहीं है, इससे और ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सकता है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने अपनी टोकन वाली बाइंग शुरू कर दी 100 की, जबकि मैंने इनमें से अक्सरियत जो है वो 10,000 मिनिमम अलाइड बैंक लेना है, मीज़ान बैंक 10,000 लेना है, इसी तरह इंडू मैंने 2,000 लेना है, इसी तरह यूबीएल मैंने 5,000 लेना है। ये मेरी अपनी जो मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी है मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। अब आ जाए, मैं आप सबसे जो भी स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी पढ़ाई पे सेंटर फोकस करें। अगर कोई जॉब करता है तो वो 100% सेंटर फोकस अपनी जॉब को दे। वो अब स्टॉक एक्सचेंज की वजह से अपनी जॉब को खतरे में न डाले। जो दुकानदार है वो अपनी दुकानदारी को प्रायोरिटी दे, वो उसको पहले देखे। स्टॉक एक्सचेंज की तरफ तवज्जो अपनी ख़राब करेंगे तो वो दुकानदारी अपनी ठप करा बैठेंगे। सो सेंटर फोकस अपना फोकस जो है ना अपने काम पे रखें। और मेरा मशवरा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 साल के लिए ले लिया। आप एक चीज़ में 20 साल में रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही डिविडेंड मिले आप कैपिटल गेन लेने के लिए डिविडेंड के बाद उसको बेच दें। वो ज़रूर आपको 5, 7, 10, 12 इवन जो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताए हैं जो साल में सिर्फ एक बार देते हैं फाइनल ईयर में, तो वो तो दिसंबर की क्लोजिंग के बाद उनकी बोर्ड मीटिंग आनी है। वो सारा साल तो पाँव घसीट के चलेंगे। वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने लो को टच करके फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में तो उनकी आइडियल बाइंग नहीं है। वो तो है जब बजट का टाइम आएगा, जब इंडेक्स नज़ा की हालत में होगा। नज़ा की हालत में है कि आप बुरे हालात नज़र आते होंगे। अभी भी आपके पास 2 खतरात मौजूद है। एक फैटफ का जून का, वो आपको अमेरिका बाहर नहीं निकलने देगा, बशर्ते कि आप अमेरिका से टिका के बात करें और उससे शराइत मनवा के कि हमें फैटफ से निकलवा तो फिर हम तहरीक तालिबान से चित्रोल कम कराएंगे। अभी तालिबान ने उनको मारना है, उन्होंने हमारे पे गुस्सा निकालना है। ज़रा सा जंग का ख़तरा बढ़ा नहीं
आपका सेट नीचे स्पीडीली गिरना शुरू हो जाएगा, गिराना शुरू कर देगा। वो अपनी इन्वेंट्री कम नहीं करेगा, वो अपना डे ट्रेड में सेलिंग बाइंग ज़्यादा तेज कर देगा, मिनिमम लगानी शुरू कर देगा। मिनिमम में ये होगा कि मुख्तलिफ न्यूज़ आएंगी कि ये 3 दिन की मंदी के बाद मंडे बुलिश होगा, खुद ही लगवाएंगे खबरें। आप में से जो हजरात मिनिमम लगे हुए स्क्रिप्ट में से कुछ बाइंग कर लेंगे तो उनकी रोजी रोटी उसी से बनेगी। बाकी मैं सेंटर फोकस का ये कहूँगा कि जो जो जॉब पे है वो अपने जॉब पे रहे और व्हाट्सएप पे मेरे से राब्ते में रहे। मैं अपनी हद्दुल मकदूर कोशिश करूँगा कि तमाम लोगों को रिस्पॉन्ड भी करूँ, जवाब भी दूँ और बता भी सकूँ। अगर मैं किसी को बताने में देर कर दूँ तो आई एम सॉरी, मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट है और मेरे पास बहुत सारे एंड्स पे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं। तो जो स्क्रिप्ट की में अर्निंग पर शेयर की वैल्यू है उसको आपको समझना है। जो अर्निंग पर शेयर के ऊपर मैं इसलिए स्ट्रेस देता हूं कि आपको उसको देख के अंदाज़ा होगा कि ये कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट में आ रही है, इसका पिछले क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में कम तो नहीं हो गया, क्योंकि तमाम कंपनीज चारों क्वार्टर में नहीं देती डिविडेंड। अब जो चारों क्वार्टर में नहीं देती वो पहले क्वार्टर में अपनी प्रॉफिट और लॉस की समरी ज़रूर देंगे। वो केएससी की वेबसाइट पे भी आएगी और वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी आएंगी, केएससी स्टॉक्स में भी आएगी। आप इसको खुद भी स्टडी करना शुरू करें और बेसाखियाँ छोड़ दें, मेरी मोहताजी भी ख़त्म करें। आप अपनी खुद की स्टडी शुरू करें, सर्फिंग करें। जो आज की 17 स्क्रिप्ट मैंने डिस्कस करने हैं उसमें से आधे स्क्रिप्ट वो हैं जो चारों क्वार्टर्स में डिविडेंड देते हैं और इनमें से तकरीबन 8-9 स्क्रिप्ट वो है जो 7-8 स्क्रिप्ट वो हैं जो बोनस शेयर भी देते हैं। जिसने 2 साल पहले बोनस शेयर दिया है उसकी अर्निंग पर शेयर हर क्वार्टर में खसूसी तौर पे देखें। जिसको नज़र आए कि उसकी पिछले क्वार्टर से अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है और उसने कुछ नहीं दिया, वो अगले क्वार्टर में कोई ना कोई काम कर जाएगा। आपको उस वक्त बाय करने से की बजाय एंटिसिपेट पहले उसकी बाइंग बढ़ा दें। मैं इसलिए इसको अहमियत देता हूँ क्योंकि मैं अर्निंग पर शेयर को बहुत तवज्जो से देखता हूँ और मैंने एक टेबल बना रखा है जो मेरे 37-36 स्क्रिप्ट को मैं स्टडी करता हूँ और उसमें जो और लोग मुझे नए नए स्क्रिप्ट बोल रहे हैं जिनको मैं देखता हूँ, देखने के बाद उनको अपना नज़रिया बता देता हूँ, लेकिन अपनी लिस्ट में सिर्फ मैंने लास्ट जो एंटर किया है वो है AGTL, जिसका मैंने अपनी लिस्ट में नहीं था डाला हुआ, किसी ने मेंशन किया, मैंने उसको देखा। जब मैंने उसको देखा तो मुझे वो अपनी पोर्टफोलियो में मुझे पसंद आया कि ये होना चाहिए। बेशक 1000-2000 मैं लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे सारा कुछ लेने के बाद भी पीछे हाथ में कैश रखना है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीचे गिर जाए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। मैं आपसे भी यही कहूँगा। अब ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई। अब हम आ जाते हैं जो मेरी लिस्ट है। जो मेरी लिस्ट है उसमें आप सबसे पहले है अलाइड बैंक। अलाइड बैंक दिसंबर टू जनवरी चलता है। इसने फर्स्ट क्वार्टर में 2 रुपये दिए, फिर इसका अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 40 पैसे था तो इसने 2 रुपये डिविडेंड दिया। ये फोर्थ क्वार्टर में इसने 6 रुपये दिए। इसका उस वक्त अर्निंग पर शेयर 16 रुपये था। 16 रुपये में से उसने 6 रुपये दे दिए। बैंक को अपनी
डे टू डे मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं उसके, उसको हर किस्म के बिल आते हैं, वो तमाम बिल उसने पे तो करने हैं। जब तक उसको अगले साल अगले क्वार्टर का उसने प्रॉफिट नहीं अनाउंस कर देना, वो बिल और डेली के खर्चे और तनख्वाहें उसने देनी है। सो 6 रुपये का डिविडेंड उसने दिया, अगर 16 रुपये 5 पैसे उसका अर्निंग पर शेयर था तो उसने उसमें से 6 रुपये दे दिए, 10 रुपये उसने अपने रनिंग कैश के लिए रख लिए। ये हर कारोबार का असूल है। आप ये नहीं करते कि हाथ खाली करके 100% शेयर होल्डर को दे दें। जब आप शेयर होल्डर को दे देंगे तो आगे आपके रनिंग कैश के लिए पैसे शॉर्ट हो जाएंगे। इसकी मैं ये नहीं आपसे कहूँगा कि आप आज के रेट पे बाय कर लें। मैं एंटिसिपेट करता हूँ फैटफ की वजह से ये जो अमेरिकन और पाकिस्तानी और तालिबान कन्फ्लिक्ट में अगर आप सप्लाई बंद करते हैं तो 48 कंट्रीज आपको मारेंगे। अगर आप सप्लाई नहीं बंद करते तो तालिबान ही आपके दुश्मन हो जाएंगे। सो जो स्टैंड इस वक्त गवर्नमेंट ले रही है वो ठीक ले रही है, तगड़ा स्टैंड ले रही है। आई सेकेंड इट एंड आई एग्री विद इट। अब आ जाए सेकेंड स्क्रिप्ट के ऊपर, सर्विस इंडस्ट्रीज। ये जनवरी टू दिसंबर है, इसका ईयर होता है। ये हमारे मुल्क में, क्योंकि पहले सदर अयूब के दौर से और भुट्टो के दौर तक हमारे पास कैलेंडर ईस्वी चलता था। तो ये ज़ियाउल हक ने शुरू किया कि जी हमारा क्योंकि इस्लामिक तलक है तो हम फ्राइडे को छुट्टी करेंगे। उन्होंने वो चेंज किया। बाद की हुकूमतों में रियलाइज़ किया कि भाई फ्राइडे को हमारा वो इंटरनेशनल बिजनेस, एलसी बिजनेस और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम में रुकावट पड़ती है। फिर वो गुड मर्ड फैसले करते रहे, कभी वेस्टर्न कैलेंडर को पकड़ लिया, कभी इस्लामिक कैलेंडर को कर लिया। डिफरेंट रुझानात हैं। जो वेस्टर्न कैलेंडर है वो हर कंपनी जो बाहर की हमारे पास काम कर रही है वो जनवरी टू दिसंबर करती है। जो हमारे एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कॉटन की हैं या जितनी मतलब हमारी एग्री बेस्ड जो हमारे मुल्क की प्रोडक्शन की बेस की कंपनीज हैं वो जुलाई टू जून 30 तक का कैलेंडर रखती हैं। इसी तरह टैक्स वाले भी, सीबीआर वाले भी 30 जून को आपकी क्लोजिंग मांगते हैं, जो कि सितंबर में आपसे टैक्स रिटर्न मांगते हैं 2-3 महीने बाद। इसी तरह इसी बुनियाद के ऊपर हर कंपनी 30 जून को अगर क्लोज करती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी 30 जून को क्लोज कर रही है या 30 दिसंबर को क्लोज कर रही है। अगर 30 दिसंबर को क्लोज करेगी तो जनवरी की 25-26 तक वो बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगी, और अगर वो 25-26 को बोर्ड मीटिंग अनाउंस करेगी तो पक्की बात है कि ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन लगाएगी कि आपको एक्स होने की डेट देगी। एक्स डेट वो देते नहीं एग्जैक्टली, वो आपको 2 तारीखें देते हैं कि इसमें हमारा रजिस्टर क्लोज होगा। उससे 2 दिन पहले जो भी वर्किंग डे होंगे उसमें वो एक्स होगी, वो ब्रोकर को एग्जैक्ट अनाउंसमेंट पहुंच जाती है। और जो दिसंबर 30 को क्लोज करती हैं कंपनियां, वो जनवरी की 25 को बोर्ड मीटिंग, या 25 नहीं तो 26, 27, 28, इवन फरवरी की 5 तक कई बोर्ड मीटिंग रखती हैं, क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं रखते। अब जब जून 30 वाली जो कंपनीज हैं वो जुलाई के एंड में बोर्ड मीटिंग रखेंगी और अगस्त में डिविडेंड दे देंगी, एक्स कर जाएंगी। इस वक्त जो स्टेज है वो ये है कि जो 4 क्वार्टर में देने वाली कंपनीज हैं वो अप्रैल शुरू हो चुका,
तो आपके पास सिर्फ 15-20 दिन है। अगर बोर्ड की मीटिंग की भिनक या उनकी किसी भी चीज़ की अगर बाइंग ज़्यादा हो जाए तो मैं एंटिसिपेट ये करता हूँ कि इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की समरी लीक हो गई है और लोगों को, ब्रोकर्स को पता लग गया, तो वो बाइंग करवा रहे हैं। सर्वी का जनवरी टू दिसंबर है। फोर्थ क्वार्टर में इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया। सॉरी, फोर्थ में इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया, 100% बोनस शेयर दिया। अब ये तकरीबन इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 56 रुपये थी। और मैं इसकी बाइंग लेस देन 500 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतनी आसान नहीं है। जब मंदी आएगी सही तरह तो उस वक्त तक के आप पैसे रखें, अपने हाथ में रखें, जल्दबाजी ना करें। अगर लेना है तो जैसे मैं टोकन के तौर पे 150 यूनिट खरीदता हूँ, इसी तरह लें, ताकि अगर सपोज वो तेजी से वापस मुड़ जाए तो आपके पास कम से कम 200, 300, 500 हो। बाकी मेरी थर्ड आइटम पाक टोबैको, पाकिस्तान टोबैको, PAKT, ये जनवरी टू दिसंबर है। ये इसने सेकंड क्वार्टर में 15 रुपये दिए। इसका अर्निंग पर शेयर 29 रुपये 80 पैसे था। थर्ड क्वार्टर में इसने 20 रुपये दिए, अर्निंग पर शेयर 44 रुपीज़ 39 पैसे था। फोर्थ क्वार्टर में इसने 28 रुपये दिए और इसका अर्निंग पर शेयर 64 रुपीज़ 55 पैसे था। मैं इसकी बाइंग 1000 के पास कहूँगा कि 1000, 1100, 1200 से आप बाइंग शुरू करते हैं। 1000 तक चला जाए तो फिर आप अपनी मैक्सिमम बाय इसमें कर लें। पाक टी के बाद आ जाएगा ईफर्ट में मैंने 100 लिया है, 62 पे लिया है, लेकिन मैं अब अगला 100 लूँगा 61.50 पे। मैं 61.50 पे लगाता रहूँगा, आ जाए ना आए, जब भी आए ये जाएगा ज़रूर, लेकिन मंदी वाले दिन मिलेगा। ईफर्ट में कंपनी जनवरी टू दिसंबर चलती है। सेकंड क्वार्टर में इसने 4 रुपये दिए। इसका अर्निंग पर शेयर था 4 रुपये 4 पैसे। थर्ड क्वार्टर में इसने 5 रुपये दिए, अर्निंग क्वार्टर था 9 रुपये 01 पैसा। चौथे क्वार्टर में इसने दिए 4 रुपये, अर्निंग पर शेयर था 13 रुपये 58 पैसे। अब आप खुद देख लें कि कंपनीज 13 रुपये में से 4 रुपये आपको शेयर होल्डर को दे के, तो पीछे आपके उसके पास फिर भी 9 रुपये होंगे। उसका इतना बड़ा प्लांट है, उसको हर महीने बिल आने, उसने पे करने हैं। तो ईफर्ट, किसी साहब ने मुझे कहा कि जी ये ईफर्ट इस्लामिक मतलब ये शरई तौर पे जायज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि जी ईफर्ट तो भाई लोन भी लेती है, एंग्रो भी लेती है, ये सारी कंपनियां लोन लेती है। लोन के बगैर कोई कंपनी नहीं चलती। एक्सपेंड करना हो तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी लेती है। रनिंग फाइनेंस तो सबके पास होता है। मैं इसकी बाइंग 60 पे सजेस्ट करता हूँ। मैं नहीं इसको कहता कि मौजूदा रेट पे लें। मौजूदा रेट पे आप टोकन के तौर पे लेते जाएं, थोड़ी थोड़ी करके बाई करते रहें। मैंने तो क्योंकि सारा बेच दिया हुआ है, मैंने तो आगे से 100 की बजाय 200 बाय करने हैं। सो मेरी ईफर्ट की बाइंग तो मैं पहले वाली इन्वेंट्री पहले पूरी करूँगा, वो तो बेशक मैं 60 पे पूरी कर लूँ। जो मैंने कोई इजाफी लेनी है वो तो फिर मैं देखूंगा कि अगर 60 से नीचे गिरती है और कितना गिरती है, तो मैं उसमें भी जल्दी नहीं करूँगा।
ये ईफर्ट अपने बोर्ड मीटिंग तक नीचे ही जाएगी। तो अगर आप ईफर्ट को आप देखें तो ईफर्ट 60 पे मैं बाइंग कह रहा हूँ, लेकिन बेस्ट है कि अगर आपको 50 में मिल जाए फिर आप सारी ज़िंदगी उसको बेचें नहीं। फिर थोड़ा बहुत कैपिटल गेन लेने के लिए थोड़ा बहुत 25% 50% तक आप बेच दें एक्स होने के बाद, और उसको जल्द अज जल्द डिविडेंड के बराबर 5 रुपये 7 रुपये नीचे बाई कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपने डिविडेंड लिया उतना ही आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा। उसका रिस्क ना ले, जो पहले वाला आपके पास मौजूद है उसमें से आपने 4 रुपये डिविडेंड और 4-5 रुपये कैपिटल गेन माइनस किया तो 8-9 रुपये आपने निकाल लिए। तो ये आप कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, इसमें आप फोकस करेंगे, आप तवज्जो देंगे। जैसे मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ पढ़ाई पर तवज्जो दें, जो जॉब पे हैं वो जॉब को प्रेफरेंस दें, जो दुकानदार हैं वो दुकानदारी को फोकस करें, इसको सेकेंडरी रखें, इसको किसी चीज़ में लॉन्ग टर्म बाइंग करें, रखें, पड़ा रहने दें, डिविडेंड आने दें, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, आपको फाइनेंशियली कमज़ोरी नहीं महसूस होगी आपको। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी मुझे 5-6 चीज़ों का डिविडेंड एक ही दिन में आ गया। आप यकीन कर सकते हैं अगर किसी के घर में 5-6 डिविडेंड आ जाएं और उनकी अमाउंट 1 लाख से ऊपर हो तो कितना खुशहाली फील करेगा। तो आप थोड़ा सा ज़हनी सोच को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में चलें, ये डे ट्रेड को छोड़ दें। जो जो चीज़ें प्रॉफिटेबल होती हैं उनको सेल करके कैश अवेलेबल रखें। फिर आ जाएं एंग्रो। एंग्रो को मैं 300 पे कभी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। ये मेरी ज़िंदगी में 2 या 3 या 4 दफ़ा ऐसे हुआ है कि 350 से गिरता हुआ 90 पे आ गया और हम लोगों ने अपना दिल खोल के बाइंग की। फिर इसमें हमें साल वेट करना पड़े या 2.5-1.5 साल वेट करना पड़े, मैं फिर 300 पे ही उसको कैश करता हूँ, मैं उसको रखता नहीं हूँ, मैं उसको उसका अमाउंट और छोटे स्क्रिप्ट की बाइंग में लगाता हूँ। लेकिन जब ये 90 पे जाता है तो मैं बाकी सबको छोड़ देता हूँ, इसी को लेता हूँ। सो एंग्रो 5 साल पहले 90 पे गया था। आप पूछें अपने सीनियर इन्वेस्टर्स को, पूछें ब्रोकर से पूछें। मेरे पास ऐसे कई लोग बैठे हैं, मैंने अगर 25,000 खरीदा था तो मेरे दोस्तों में से 50,000 बाई करने वाले मौजूद थे। अगर आप एंग्रो का देखें तो जनवरी टू दिसंबर उसका साल है, और इसने 6 रुपये डिविडेंड दिया, 5 रुपये 76 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था। 8 रुपये डिविडेंड दिया तो इसका अर्निंग पर शेयर 15 रुपये 73 पैसे था। अगर 10 रुपये डिविडेंड दिया तो 31 रुपये 84 पैसे डिविडेंड दिया। अब आप इसको ज़रा थोड़ा सा 2 रुपये इसने डिविडेंड दिया तो फाइनल क्वार्टर में इसने 43 रुपये अर्निंग पर शेयर था। अब इसकी बाय मैं 150 से नीचे रेकमेंड नहीं कर सकता। मैं नहीं कह सकता कि आप 300 पे बाय करें। जितना ज़्यादा लोग 300 पे बाय करेंगे इसकी टेंडेंसी होगी नीचे गिरने की। तो जो नई एंट्री है, फ्रेश एंट्री है, जो स्टूडेंट्स हैं या शौकिया आए हैं या जो फेसबुक पे सुबह शाम शोर मचाए बैठे हैं कि मैं फलानी चीज़ लिए बैठा हूँ। एक साहब ने PPL 180 पे लिया हुआ है जबकि मैंने 180 पे PPL बेचा था। आई एम सरप्राइज कि उसको किसी ने बताया नहीं। जिसने कहा कि PPL ले लिया 180 पे। अब वो, मैं तो समझता हूँ ज़िंदगी में कभी बहुत कम मौके आएंगे कि वो 180 पे जाएगा, बशर्ते कि क्रूड ऑयल 100 से ऊपर चला जाए। बाकी बेस्ट इसकी बाय अंडर 100 है एंग्रो की। मैं
इसकी रिकमेंडेशन ऊपर नहीं बढ़ा सकता। लोग कहते हैं कि ये होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें जो इस वक्त 1500 पे पड़ खड़ा है, माड़ी 1600 पे, मैंने इसको 150 पे लिया हुआ। आप पूछ लें, मुशर्रफ के आखिरी दौर में जब मार्केट फ्रीज हुई थी तो मार्केट तो बहुत कम था, इस तो 1900 कर गया। बाकी मीज़ान बैंक जनवरी टू दिसंबर चलता है, तमाम बैंक जनवरी टू दिसंबर चलते हैं, कोई जून 30 को नहीं क्लोज करता। ये तमाम वेस्टर्न कैलेंडर को फॉलो करते हैं। सेकेंड क्वार्टर में इसने 10% बोनस शेयर दिए, 9 रुपये 8 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है। तीसरे क्वार्टर में इसने 4 रुपये डिविडेंड दिया, 12 रुपये 83 पैसे अर्निंग पर शेयर है। चौथे क्वार्टर में इसने 2 रुपये दिए, 15 रुपये 80 पैसे अर्निंग पर शेयर है। इस अर्निंग पर शेयर को वॉच करें, इसको ध्यान दें, इसको तवज्जो दें। एक फिक्स फॉर्मेट होता है, हर साल बैंक, मीज़ान बैंक इसी फॉर्मेट पे चलता है। ज़रा सा आपको महसूस हो कि इस साल फोर्थ क्वार्टर में इसका अर्निंग पर शेयर कम था तो ये जनवरी में मिस कर जाएगा, जनवरी में छोड़ देगा। इसकी बाइंग मीज़ान बैंक की मैं 50 से नीचे की बाइंग रेकमेंड करता हूँ। ऐसा वक्त आप देखेंगे, आप ले लें, फिर उसको बेचें नहीं, फिर उसको पड़ा रहने दें। फिर आपने और ऐड करना है तो और ऐड कर लें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। आज जैसे वो मेरे दोस्त के पास 6-7 डिविडेंड 1-2 दिनों के अंदर आए हैं, अब उसकी खुशी की इंतहा आप तो नहीं देख सकते, मैं तो देख सकता हूँ। यूबीएल इस वक्त अच्छे रेट पे है, लेकिन अभी बाइंग रेट नहीं है। ये जो 3 दिन 4 दिन आपने मंदी देखी है, ये छोटा ग्लिम्स है, ये इन्वेस्टर को एक फ्लैश के तौर पे देता है लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतर के नीचे आता है। ये यकदम फ्री फॉल अभी नहीं शुरू हुआ, फ्री फॉल जब होगा फिर आप सारी दुनिया देखेगी। यूपीएल जनवरी टू दिसंबर चलता है, फर्स्ट क्वार्टर में इसने 2.5 रुपये दिए, अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 13 पैसे था, 4 रुपये डिविडेंड दिया, 9 रुपये 50 पैसे अर्निंग पर शेयर था, 17 रुपये 12 पैसे अर्निंग पर शेयर था। अब इसकी बाइंग जो है वो लेस देन 100 है, क्योंकि अब मार्च गुजर गया, मार्च की 30 को, अप्रैल की 20, 25, 26, 30 को इसकी बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आनी है, उससे पहले तक ये गिरेगा। तो लेस देन 100 की पे आप अपनी बाइंग शुरू कर दें। अगर आप किसी ने 5000 लेनी है तो उसी रफ्तार से पहले कम करें और बाद में ज़्यादा करें। किसी ने अगर 10,000 लेनी है तो उस हिसाब से पहले कम बाय करें, बाद में ज़्यादा बाय करें। अगर लेस देन 70 आप यूपीएल बाय कर लें तो फिर आप उसको रखें, क्योंकि ये 4 क्वार्टर में देता है और अच्छा डिविडेंड देता है। अच्छा डिविडेंड का मतलब है कि ये आपको 3-4 सालों में फ्री हो सकता है, अगर आप साथ साथ कैपिटल गेन भी, जितना डिविडेंड आपको मिला है, अगर 3-4 रुपये डिविडेंड मिला तो 5 रुपये नीचे फिर फौरन झटपट उसको बाय कर लें जो आपने सेल किया। तो इंडू जुलाई टू जून इसका साल है। इसमें फर्स्ट क्वार्टर में 7 रुपये डिविडेंड दिया, 16 रुपये 74 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है। सेकेंड क्वार्टर में इसने 6 रुपये डिविडेंड दिया, 29 रुपये 32 पैसे डिविडेंड, 29 रुपये 32 पैसे अर्निंग पर शेयर है। तीसरे क्वार्टर में इसने 10 रुपये डिविडेंड दिया, 63 रुपये 41 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था। अब चौथे क्वार्टर में इसने 7 रुपये दिया, 64 रुपये इसका अर्निंग पर शेयर था। ये जून की बात है।
अब आपका इंडू का एक क्वार्टर गुजर चुका है, तो वो उसका डाटा मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैंने 2020 का लिखा है। तो इसकी बाइंग मैं तो 700 के ऊपर करूँगा। मैं जो मैंने सेल किया वो तो मैं जितना ये डिविडेंड इसने लास्ट क्वार्टर में दिया उतना लेके मैं उसको यकमुश्त ले लूँगा जो पहले वाला मेरा होगा। सो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, पहले वाले को जल्दी सिक्योर करें, उसके बाद देखें कि आपको कम रेट मिलता है नहीं मिलता, वो डिपेंड करता है हालात के ऊपर। और अगर बेस्ट बाय इसके मैं कहूँ तो वो 500 से नीचे है। अगर 500 से नीचे आप वंस आप बाई कर लें, फिर आप उसको कभी ना बेचें। फिर आप उसको उसी तरह एक्स होने के बाद उतना जितना डिविडेंड आपने लिया उतना ही आप उसको वो कैपिटल गेन भी लें। तो ओजीडीसी क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये चारों क्वार्टर में देता है। कोई साहब इसको लेना चाहे तो मैं इसको रिकमेंड इसको आज के रेट पे नहीं कहूँगा। ये जब कभी 80 पे जाए फिर आप ले लें, फिर आप उसको रखें, फिर आप उसको देखें कि 113, 115, 114 पे इसने ओजीडीसी ने किया। कई लोगों ने 113, 14 पे बेच दिया था, वो फ्री हो गए। अब आज 102 लगा हुआ था, तो इसकी बाइंग ना करें, इसकी अभी बाइंग ना करें, इसको लेस दैन 80 बाई करें और फिर आराम से कौन से साल के अंदर उसका कैपिटल गेन लें और फिर उसको आप उसके वफादार ना बने। एमसीबी चारों क्वार्टर में देता है, अगर कभी नहीं देगा तो पहले दूसरे क्वार्टर में नहीं देगा, उसकी अर्निंग पर शेयर को आपको देखना होगा। ये जनवरी टू दिसंबर चलता है। पहले क्वार्टर में इसने 5 रुपये दिए, 5 रुपये 60 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था। चौथे क्वार्टर में इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया, 24 रुपये 82 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर था। मैं इसको बाय लेस दैन 120 कहूँगा, आइडियल है, बेस्ट है कि आपको 100 से नीचे मिल जाए। इस वक्त एमसीबी 170 पे खड़ा है, इसकी मैं तो 160 के पास अपना जो पहले मैंने सेल किया वो मैं बाय कर लूँगा। आप सबको भी यही रेकमेंड करूँगा, फिर आप इसको वॉच करें, मैं भी वॉच करूँगा। एफएफसी ने अपना मुख्तलिफ अखराजात की वजह से अपना डिविडेंड कम किया। पहले ये तकरीबन 15 से लेके 18 रुपये डिविडेंड साल का देता था, अब ये 10 रुपये तक देता है, जो कि इसमें गिरावट है क्योंकि इसने अस्करी बैंक भी बाई किया है और ये और पंगों में फंसा हुआ है। ये और मुख्तलिफ जो फूड प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं वो उसकी बाइंग में पैसे लगा रहे हैं। अगर इन्होंने वो भी स्क्रिप्ट ले लिया तो वो तो इस वक्त लॉस में जा रहा है, तो जब वो आर्मी के हाथ में आएगा तो वो भी चल पड़ेगा इंशाल्लाह। एफएफसी का 2.5 रुपये डिविडेंड, फिर 2.75 डिविडेंड, फिर 2.5 रुपये डिविडेंड, फिर 3 रुपये 40 पैसे डिविडेंड फाइनल। तो मैं इसका लेस दैन 80 आइडियल बाइंग रेट कहूँगा। मैं आपको 77 किया इसने साल पहले, आप बेशक पूछें, आप मालूमात लें, मैं गलत नहीं, कोई अगर गलत बात मेरे मुंह से निकल जाती है आई एम सॉरी, मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं। बाकी बिफो चारों क्वार्टर में देता है, लें अपने पास मुस्तकिल रखें, इसकी इन्वेंट्री रखें। इसने डिविडेंड जो लास्ट दिया है वो डिविडेंड अच्छा देता है। फर्स्ट जो इसने दिया है डिविडेंड वो 1.5 रुपये दिया है, सेकंड में इसने बोनस शेयर दिया है। बोनस शेयर की अहमियत को समझें। बोनस शेयर आपको एक किस्म का रसगुल्ले की प्लेट आपको किसी ने दे दी है। अगर आप 4th क्वार्टर में इसको देखें तो फिर इसने 10% बोनस शेयर दिए। जो लोग बोनस शेयर का जिनको चस्का पड़ जाता है वो फिर सिर्फ वो स्क्रिप्ट रखते हैं जो बोनस शेयर देते हैं। बोनस शेयर अगर 1 साल को स्क्रिप्ट नहीं देता तो डिसहार्ट ना हो,
वो एक साल छोड़ के अगले साल ज़रूर देगा। अर्निंग पर शेयर को वॉच करें आप। बिफो इस वक्त बड़े अच्छे रेट पे है, 118-17 कर गया। आपने आपने बाइंग करनी है तो आप लेस देन 110 पे इसकी बाइंग कर लें। बेस्ट इसकी बाइंग वही है कि आपको 80 पे एक बारी मिल जाए, फिर कभी ना बेचें, फिर उसको डिविडेंड भी लें, डिविडेंड के बाद फुल बेच दें, और जितना आपने डिविडेंड लिया उससे ₹1-2 प्लस माइनस करके आप नीचे सारा बाय कर लें। जब आप सारा बाय करते हैं, जो लोग बाय करते हैं यकमुश्त बाय करते हैं 5-6 हज़ार, तो ये फिर एकदम से नीचे गिरता है। आ जाएं आप अटक पेट्रोलियम जुलाई टू जून है इसका ईयर है। सेकेंड क्वार्टर में इसने 5 रुपये दिए, फोर्थ क्वार्टर में इसने 4 रुपये दिए। बाय रेट मैं इसको 200 लेस देन 200 पे बाय का सजेस्ट करूँगा। बेस्ट है कि आपको 150 पे मिल जाए। आप ज़बरदस्त को मंदी आती है तो आपको ये 150 छोड़ 140 पे भी मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल सेंसिटिव है। मिलेट ट्रैक्टर बड़ा अच्छा, वेल पेइंग। जुलाई टू जून इसका ईयर, सेकेंड क्वार्टर में इसने 20 रुपये दिए, लेकिन आज ही किसी ने मुझे बताया, मैंने वापस जाके देखा तो इसका 10 रुपये का शेयर नहीं है। तो ये मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी फ़र्क है, इसमें अगर कोई फ़र्क है तो वो आप इसे रिकरेक्ट खुद कर लीजिएगा और कमेंट में बता दें ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे। अब मैं इस वक्त यहाँ पे इसका डिविडेंड नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपनी यहाँ पे एंट्रीज को चेंज करना है। मैं इसकी बेस्ट बाय लेस देन 500 बोलूँगा। अगर 400 पे मिल जाए तो फिर ज़िंदगी भर उसको ना बेचें, आपको कुछ नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। तो फिरोज फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर आप जुलाई टू जून इसका ईयर, ये एक बारी डिविडेंड देता है। 20% बोनस इसने दिया। 20% बोनस का मतलब है कि आप इस चीज़ का एहसास उसी को होगा जिसने रिसीव किए बोनस शेयर। अगर आप इसकी बाइंग मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा 200 से नीचे बाय कर लें। बेस्ट इसकी बाय होगी 150 पे, बेस्ट बाय 150 पे बाय कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ICI वंस ए ईयर 2 बारी भी डिविडेंड देता है। तो जुलाई टू जून इसका ईयर है। सेकेंड क्वार्टर में 11 रुपये डिविडेंड दिया इसने, 22.41 अर्निंग पर शेयर है। फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपये दिया, 32.80 इसका अर्निंग पर शेयर है। अगर इस माह अप्रैल में जो इसकी अर्निंग पर शेयर या वो प्रॉफिट लॉस की समरी आए, उसमें अगर पिछले क्वार्टर की अर्निंग से कम हो या ज़्यादा हो तो उसके मुताबिक आपने रिएक्ट करना है। ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी लेस देन 500 की इसकी बाइंग है। मेरे हिसाब से बेस्ट बाय है 400। एबट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जनवरी टू दिसंबर ईयर है। सेकेंड क्वार्टर में 15 रुपये दिए, 21.66 इसका अर्निंग पर शेयर है। फोर्थ क्वार्टर में 25 रुपये दिए, अर्निंग पर शेयर 46 रुपीज़ 33 इसकी बाइंग लेस देन 200 करें। ऊपर जो लेंगे वो आप कैपिटल गेन लेके निकाल दें, फिर अगले साल फिर ट्राई करें कि लेस देन 200 आप ले सकें। सो जो लोग लेस देन 300 लेते हैं वो भी कोई बुरा रेट नहीं है, आपको नुकसान नहीं देगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, जिसको मेरी ये वीडियो का मकसद नज़र आता है कि ये फ़ायदेमंद है
तो मैं बाकी के हाफ जो शेयर्स हैं उनकी भी तफसील अगली वीडियो में डालूंगा, वो भी लेंथी वीडियो होगी। ये जो आप इसको वीडियो को अपना चार्ट खुद बना लें, मुझे कहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मैंने अभी इस चार्ट को दोबारा ठीक करना है। इसमें 2-3 एंट्रीज को ठीक करूंगा क्योंकि कल परसों के कमेंट के बाद मैं उसमें ऑल्ट्रेशन चेंजेस करूंगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, जिसको मेरी वीडियो पसंद आती है वो इसको लाइक करे, अपनी फेसबुक पे शेयर करें। मैं अपनी फेसबुक पे शेयर नहीं कर रहा, आप इसको ऐसे कह लें कि आपका शेयर करना वैल्यू रखता है। अगर आप इसको आगे रेकमेंड करेंगे, अपने दोस्तों को सेंड करेंगे, मुझे सब्सक्रिप्शन भी चाहिए, मुझे लाइक्स भी चाहिए, मुझे व्यूज़ भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।